आपका वो कैंफा फंड में जाने का है, जिससे कि बाकी का जो इकोलॉजिकल जो ये है आपका वहाँ का इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो मेंटेन के लिए बाकी रिफॉरेस्टेशन के लिए कुछ हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक ठाक है। और कोई बताना चाहेगा? सौमिक, कैंपा क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम में, क्योंकि हो क्या गया था कि पहले तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस था, बाद में जब देश आजाद हुआ ना, तो कहीं ना कहीं वैसा कुछ स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। तो स्टेट लेवल पे भी जो कॉर्पोरेट्स के मदद से ना बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होने लगा। तो बोला कि अरे यार, राज्यों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके बाद 1980 में जो है एक कानून बना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसपे कंट्रोल लगाया गया फॉरेस्ट कटने से, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है एरिया जो है डिफॉरेस्टेशन हुआ था। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बोले कि मान लीजिए कि जैसे ये साउथ बिहार यानी कि जो झारखंड का एरिया हो गया, ये एमपी में छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, यहाँ जंगल भी है और माइंस और मिनरल्स भी हैं। तो सर फिर डेवलपमेंट होगा कैसे इंडस्ट्रीज का? तो फिर ये प्रावधान आया कि ठीक है, जितना जंगल आप काट रहे हैं, ठीक है ना, उसका 50 साल के बाद क्या मार्केट वैल्यू होगा, उतना आपको एक फंड में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, जो कांपा कहलाया। और साथ ही साथ जितना एरिया आप जो है जंगल काटे हैं उतना आपको एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। तो कांपा में बहुत बहुत ज्यादा जो है ना फंड इकट्ठा हो गया था। अब ये डिबेट चल रहा था कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2016 में आया कि आपको 90% स्टेट के पास जाएगा, 10% जो है वो सेंटर के पास रहेगा, कांपा का पैसा। ठीक है, तो कांपा चूंकि बोले ना कि जो जनजाति, जो कि जंगल, ये सबसे संबंधित है, वो तो आपको जानना पड़ेगा। हाँ विशाल बोलो, कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? नहीं सर, आप जो बोल रहे थे बस, का फुल फॉर्म क्या है? कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, हाँ बोलो, वो उसका बताओ बताओ। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। क्या बात है, और बहुत बढ़िया। चलो, सर सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें ये रेगुलेशन रहता है। राज्य सरकार भले इस्तेमाल करती है पर रेगुलेट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। सही है। अब जैसे जलवायु परिवर्तन बहुत फेमस है, हम लोग इंडिया के स्तर पे जानते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड सरकार जो है, हालांकि एक दो क्वेश्चन हम शाम वाला लीक कर दे रहे हैं, शिल्पी तुम लोग का -1 करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। शिल्पी और दो चार लोग का शाम को इंटरव्यू है ना, बातों बातों में जो है वो निकल जा रहा है। सत्यम ठीक लग रहा है? बाउंसर तो नहीं जा रहा ना इधर? हम पूछ ही नहीं पा रहे सेकंड पेज वालों से। पूजा, विनय भाई, जीवन, जीवन भाई है ना क्लास में? भरत, अश्विनी, थम्स अप भी कर दीजिए तो पता चलेगा कि हैं आप लोग। मान लीजिए कि आप लोग ऑफिस में, हम समझ रहे हैं कि अभी वर्किंग टाइम है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये मॉर्निंग क्लास ठीक लग रहा है? ऐसा एक दो क्लास होना चाहिए ना, क्योंकि शाम को मान लो चलो इंटरव्यू ही हो रहा है, तो बताएंगे कब, टाइम कब मिलेगा? नेहा ठीक लग रहा है? क्लैरिटी बन रहा है? अंजनी, सौमिक, यस सर। अमनदीप? हाँ, ठीक है ना। देख हम यही चाहते हैं ना, तुम लोग इतना दूर आए हो, सब में पोटेंशियल है, कोई यहाँ कम नहीं है। अभी मेरा भी कॉलिंग आता तो हम थोड़ा परेशान, थोड़ा ये वो एक नॉर्मल फिनोमिना है, A to Z में रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू चीज ही ऐसा होता है। अपना दोस्त का बताया था जिसको 65 नंबर आया था, वो उसका पहला लाइफ का मतलब इंटरव्यू कॉल आया था, फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, और एकदम धक 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 कर रहा है। अब उसका आने वाला कैंडिडेट गया है, और इतना बाथरूम लगेगा ना, देखना जब तो वो गया बाथरूम, उसके बाद जो है तुरंत कॉलिंग जो है, एक एक जन नाम बुलाते हैं कि अब इनका बारी आने वाला है। तुरंत झटपट झटपट आया होता ना, अचानक से मेरा बारी आ गया। अभी तो लग रहा था कि 10 मिनट के बाद आएगा, 2 मिनट के बाद आ गया। तो एकदम हड़बड़ा के जो है पहुंचा।
और सोचो किसका बोर्ड है, जमाल अहमद सर का, ठीक ना, जो इतना एक रूमर्स भी फैलाया गया कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वैसा कुछ रहता नहीं है यार, ठीक है। लेकिन रूमर्स यहाँ पे ना ऐसा फैलता है ना कि यूपीएससी का भी इंटरव्यू नीचे हो गया, आईबी का भी इंटरव्यू नीचे हो गया, सब इंटरव्यू नीचे हो गया, और जेपीएससी का इंटरव्यू कितना स्टैंडर्ड हो गया, जबकि जो दोस्त आईबी का इंटरव्यू दिए हैं, सीएपीएफ का दिए हैं, बाकी दिए हैं, बोले उनके कंपैरिजन में जेपीएससी का इंटरव्यू कम होता है अमित भाई, 1/3 होता है। लेकिन इतना हवा और इतना ये रहता है ना, वो कैसे सीएनटीएसपीटी वाला हो गया कि हमको लगता है कि 19 चैप्टर है बाबा, सेक्शन 271 है, ये कैसे होगा, और 6 जेपीएस में बना भी नहीं पाए थे। फिर बाद में समझ में आया, जब धर्मेंद्र भाई लोग से मुलाकात हुआ, लोगों को ट्रेनिंग मिल रहा था कि जो यार इवन नंबर चैप्टर्स है ना 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फोकस करो, 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। तो फिर वही इजी लगने लगा। तो वही बात है कि वही जब तुम इंटरव्यू दे के निकलोगे ना, तुमको लगेगा यार हम इतना लेवल सोच रहे थे, लेकिन हाँ वही बात है, पूर्व धारणा जो बोलते हैं ना कि हम बोर्ड को इधर घुमा देंगे, हम बोर्ड को उधर घुमा देंगे, ये होता है कहाँ, यूपीएससी में। लेकिन यहाँ क्या होता है कि बोर्ड मेंबर्स कुछ अपना ही मन का करते हैं, हमको यही पसंद है तो हम यही पूछेंगे। तो वहां तुम सारे और मतलब सब लोग ऐसा नहीं कर पाओगे, हालांकि अपना पॉइंट्स बोलना है। यहाँ पे डैफ नहीं है जिसमें तुम्हारा अच्छा कमांड है। तुमको कोई ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पूछा, तुमको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पढ़े हुए 8-9 साल हो गया, लंबा टाइम हो गया, तुमको याद ही नहीं है, तुमको पूछा कि सर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, मतलब पूछा तो जो है आप बताएं अपना। लेकिन सर हम एक बात कहना चाहेंगे सर, काफी लंबा टाइम हो गया तो अपना सब्जेक्ट हम भूल चुके हैं, मतलब उतना ध्यान में नहीं है। तो ध्यान में नहीं है, क्या ध्यान में है? तो जो सब्जेक्ट पे आपका कमांड है वो बोलिए, क्योंकि हम ऐसे भी लोग को जानते हैं 7 जेपीसी में, और ऐसे भी दूसरे इंटरव्यू में भी, उनका ग्रेजुएशन का 8-9 ऐसे कुछ मतलब साल हो गया था, उनको अपना सब्जेक्ट ध्यान में नहीं था, तो बोले कि सर पॉलिटी ध्यान में या इकोनॉमिक्स ध्यान में। अच्छा ये तो, लेकिन उसका तुमको नॉलेज होना चाहिए जो तुम वापस से बोले। अब ये नहीं कि अब तुम जो बोले अब उसका पूछ रहा है तो तुम उसमें भी जो है सॉरी सर बोल दो, नहीं। और एक क्वेश्चन रहता है कि जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, जो लोग जॉब में है ना, उनका तो यार एक बहुत बड़ा राहत क्या है ना कि उधर परेशान करता ही नहीं है। 40% इवन 50% भी जो है जॉब संबंधित चीजों को पूछता है। जैसे जीवन भाई एसबीआई बैंक में है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग कंसोलिडेशन या जो घटनाएं चल रही हैं वो सब पे होगा। विनय भाई जो है शिक्षा क्षेत्र में है, केवी स्कूल में है, तो एक बड़ा पोर्शन जो है 40% वो सब जो है उस पे चलेगा, ठीक है। लेकिन जो जॉब में नहीं है तब उनको पकड़ता है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में, या कहीं भी पकड़ लेता है, कोई भी टॉपिक में पकड़ लेता है, ठीक है। तो वहां ध्यान रखना कि अगर आपको बहुत टाइम हो गया अपने पेपर का, और दूसरा जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका उसका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे प्रशासन में, ये सब करता है जो जॉब में नहीं है उनको। जो जॉब में है उनको बहुत राहत है, तो जैसे जैसे अपना जॉब का बताते जाएंगे ना वैसे वैसे गेम उनके हिसाब से 40% तो चल गया अपने हिसाब से, तो फिर तुमको वहां अलग सा कंफर्ट मिलेगा। लेकिन बाकी को जो है ना ऐसे करते हैं। खैर, तो बेसिक्स हो गया जो झारखंड का चल रहा है, न्यूज में जो चीज बेसिक चल रही है, न्यूज़पेपर एकदम देखिए। अभी लद्दाख का कुछ मैटर हुआ है, क्योंकि उनका काम क्या है, वो अब इस पोजीशन पे आ गए हैं कि 20 लोग उनको असिस्ट करने वाला है। उनको अपने से कुछ उतना करना नहीं है, मतलब करना है लेकिन वैसे खटना नहीं है। उनको आइडियाज देना है, डेलीगेशन करना, डेलीगेट करना है, ये सब काम करे। तो अच्छा भाई, लद्दाख को जो है जब से आर्टिकल 370 खत्म हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां अपना 80-85% डोमिसाइल करने का कुछ बात चल रहा है, ठीक है। क्योंकि वो उसका भी 1-2 मुद्दा पूछेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में फ्लड आ गया है, ठीक है। फ्लड इंडिया का एक कॉमन प्रॉब्लम है। आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, कुछ कुछ एरिया जो है वहां पे हमेशा फ्लड आता है, आप ही को पूछ दिया गया एक क्वेश्चन। तो आपको क्या लगता है इंडिया को कैसे टैकल करना चाहिए? कौन कौन बोलना चाहेगा बताइए। भारत में फ्लड एक कॉमन फिनोमिना है, कॉमन डिजास्टर है। आपको अगर जैसे साहिबगंज का इलाका है इधर, हालांकि ड्राउट एक प्रोमिनेंट फिगर है, फ्लड तो आता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई संथाल परगना का, या मान लीजिए कि आपको
ये साहिबगंज जहाँ पे एक फ्लड कॉमन फिनोमेना है, वहां पे आपको कोई ब्लॉक में दे दिया जाए जहाँ पे हर साल नहीं लेकिन कभी कभार तो आ ही जाता है फ्लड, तो आप क्या इनिशिएटिव लेंगे? देखो यही 3 लोग बस जवाब दे रहे हैं। बोलो नेहा, बोलो तो जरा, सबका आंसर सुनते हैं इसमें। सर सर चेक डैम बनाया जा सकता है। और हेलो हाँ बोलो बोलो। और सर जो सर हमारा फ्लड हेलो एक आवाज मिनट नहीं जो आ रही था सर। एक मिनट। हाँ बोलो बोलो ना, मेरा आवाज नहीं आ रहा है, अभी हम चुप होके सुन रहे हैं तुम्हारा पॉइंट्स कि तुम क्या बोल रही हो। अच्छा नहीं मतलब बीच में थोड़ा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा। सर एम्बैंकमेंट भी बनाया जा सकता है सर, और फ्लड फ्लड फोरकास्टिंग, और फिर फ्लड के बाद जो लॉसेस से बचने के लिए प्रॉपर फ्लड फोरकास्टिंग और वार्निंग सिस्टम दिया जा सकता है, ठीक है और विशाल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो विशाल बताओ। सर हमारे यहाँ जो फ्लड प्रोन एरिया है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि कौन कौन से एरिया हमारा फ्लड प्रोन एरिया है। दूसरी बात है हमारे सैटेलाइट के थ्रू जो हमारे इमेजेस है, जो सैटेलाइट इमेजिंग है फ्लड प्रोन एरिया में, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का हमारा रहना चाहिए ताकि हम लोग उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ पे फ्लड आने वाला है। तीसरा सर जो हमारा जो जितना भी नदी है उसके कैचमेंट एरिया में हम कोशिश करें कि परमानेंट कोई डेवलपमेंट वर्क ना हो। अगर कैचमेंट एरिया में अगर कोई डेवलपमेंट वर्क होगा तो वहाँ पे फ्लड आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। चौथा ये है कि आज के ज़माने में जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो अवेयरनेस है उसको भी हमें फैलाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि उससे भी कभी भी अचानक बहुत तेज़ बारिश हो सकती है, तो हमें किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, कैचमेंट एरिया के आइडेंटिफिकेशन, और जो हमारे फ्लड प्रोन एरिया में जो भी अभी सेटलमेंट है उसको रिहेबिलिटेट करना होगा, तभी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, और देखो विशाल ये नहीं बोलो कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हम ऑलरेडी तुमको बोले कि तुम उस एरिया में हो जहाँ पे फ्लड आता है, ठीक है ना, हम तुमको पोस्टिंग ही वहां दे रहे हैं, तुमको वहां वीडियो बना रहे हैं, तो तुम ऑलरेडी उस जगह पे हो जो कि फ्लड प्रोन है, ठीक है। तो वही प्री डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर वाला बात जो है अपना रखना है, और सबसे मेन चीज क्या है, अवेयरनेस। उसके बाद जो इम्पैक्टमेंट का बात हुआ वो बोल के बताओ सत्यम, बोलेगा तो और सही रहेगा। यहाँ अपना अपना पॉइंट्स रखिए, ये ना जीडी टाइप से है, ग्रुप डिस्कशन टाइप से, कि आपके पास जो खास बात है वो सामने में आए। हम बोले सर। हाँ शिल्पी बोलो। सर इसको हम लोग 3 तरीके, पहले इसके लिए हम 3 तरीके का अगर अपनाएँगे सर। जैसे कि अगर पहले हम देखेंगे, अगर पहले जब जैसे जो भी संवेदनशील क्षेत्र है उसका पहले पहचान किया जाएगा, और वहाँ पे जैसे कि जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, जैसे कि अगर अगर वैसा वो एरिया है जहाँ पे फ्लड आता है तो उनके लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम, जैसे उनके रहने का ये सब पहले से इंतज़ाम किया जाएगा। मेडिकल टीम पहले से वो एक्टिव रखेंगे ताकि अगर इस प्रकार की समस्याएँ आती है, उसके बाद फूड का अरेंजमेंट किया जा सकता है। बाय द वे अगर फ्लड आ जाता है तो फिर और फिर ये अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, और उसके अलावा पहले इस टाइप का कुछ मॉक्स वगैरह करवाया जा सकता है कि अगर अचानक से आ जाता है तो फिर कैसे उस टाइम कार्रवाई करना है। और अगर फ्लड आ चुका है तो फिर उन लोगों का विस्थापन मतलब पुनर्वास के लिए ये सब के लिए इंतजाम करेंगे, और उनके मेडिकल से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं और फिर उन लोग का खाना से रिलेटेड सब कुछ का देखेंगे। और जब फ्लड खत्म हो जाता है तो फिर उन लोग का फिर से वहां पे बसावट से लेके उनके एजुकेशन से लेकर के और उनके खान-पीन से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के ये सब अरेंजमेंट करेंगे। बस सुपर्ब आंसर। नेहा और विशाल का थोड़ा बुकिस आंसर था, तुमको टू दी पॉइंट, तुम ऑफिसर है, क्या करोगे खटखट 3-4 पॉइंट में जो है बताओ, ठीक है। यहाँ डीडीएमए को जो है इवोक करेंगे, एक पॉइंट ये भी होगा, तो ऐसा तुमको बताना है यार। देखो यहाँ होता है ना, एक दिन वही डिस्कशन में था कि ये स्कॉलर का ये मानना है, ये हिस्टोरियन का ये मानना है, तुम मेंस का आंसर नहीं लिख रहे हो, वो तुमसे पूछ रहा है कि ये चीज क्या है, तुम सोचो कि एज ए एडमिट हम क्या कर सकते हैं, ऑफिसर हम क्या कर सकते हैं, तुमको वो बात बताना है, सिंपल 3-4 पॉइंट्स में बताना, जस्ट दैट्स इट, ठीक है। मतलब तुम क्वेश्चन सुनो, प्रोसेसिंग करो, उसका काउंटर बनाओ कि हाँ ये है, और उसके बाद जो है उसको बताओ कि अच्छा ये क्या है। तभी बोलते रहे कि थोड़ा पॉज लो,
फॉर्मेशन करो। ऐसा नहीं है कि तुम 15 सेकंड का पॉज ले लिए, कुछ टाइम ले लिए तो बोर्ड बोलेगा कि आप टाइम क्यों ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सबको यहीं पे आंसर में सबको समझ में आ रहा है ना कि कैसे जो है आंसर डिफर कर रहा है। नेहा, अमनदीप, अंजनी, सौमिक और बाकी जितने भी लोग हैं